बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सवाल से मैं हिकमत जजवा। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एटमी मुल्क भी है और वसाइल से भी माला माल है, भीख क्यों मांगता है, तरक्की क्यों नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक खूबसूरत दिलचस्प एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हर एक गांव में एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े ठीक ठाक होते हैं, अच्छी बोलचाल होती है और बड़े सुलझे हुए अपने आप को कहते हैं। कहीं बैठे तो बड़े फ़लसफ़े भी झाड़ते हैं और ख़ुद से ये कहते हैं कि वो बहुत सही हैं, ठीक हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो हमेशा किसी न किसी मुश्किल में रहे हैं। जब भी आप उन्हें मिलेंगे 2 साल, 4 साल, 6 साल, तो वो एक ही जैसा आपको एक अपना मुद्दा बयान करेंगे, यार बड़े हालात ख़राब हैं, बहुत मुश्किल है, बस ये चीज़ पूरी नहीं हो रही। और आप देखेंगे कि वो वैसे के वैसे यानी कि उसी हालात में होते हैं। फिर आपकी हमदर्दियाँ उनके साथ होती हैं। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि वो अपने आप को मुश्किल में रख कर तो पूरे गाँव के लोगों की, रिश्तेदारों की, ताल्लुकदारों की हमदर्दियाँ हासिल करते हैं। कभी किसी हादसे का शिकार कर देते हैं, कभी कुछ मसला हो जाता है, कभी उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी घर का कोई हिस्सा जल जाता है, कभी वो अपने बच्चों की शादियों की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि बहुत कर्ज़ा चढ़ गया। यानी कि कहीं न कहीं वो अपने आप को उलझाए रखते हैं और मरते दम तक वो यही कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, हालात नहीं सीधे हुए, बड़ी मुश्किल से गुज़ारा हो रहा होता है। तो फिर लोग उन्हें कहीं न कहीं कोई सदका, कोई खैरात, कोई हमदर्दी, कोई कुछ इमदाद करते रहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि वो शख्स जो होते हैं, वो जो माइंडसेट होता है, ये नहीं है कि वो कोई आदमी गरीब होता है, वो एक माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट ऐसा होता है कि उसे पता होता है कि अगर मैं स्टेबल हो गया, मैं सही हो गया या लोगों की नज़र में मैं अच्छा हो गया, तो फिर मुझे ये सदके, खैरात, इमदादें मिलना बंद हो जाएँगी। तो उन इमदादों के लिए वो अपने आप को लाइन में लगने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी मुसीबत में डाल रखता है। अब आप सोचेंगे कि क्या उसे अपनी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है? उसे इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है। वो ये समझता है कि ये जो लोगों की मेरे साथ हमदर्दी है, यही मेरी इज़्ज़त है। ये जो मेरे लिए कोई सदका दे देता है, कोई खैरात दे देता है, कोई ज़कात दे देता है, शायद ये मेरी इज़्ज़त है। अब बिल्कुल इसी तरह से यानी हम अगर देखें तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, कुदरती वसाइल से माला माल है, बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर मौसम है, ज़रई ज़मीन है, नहरें हैं, पानी है, पहाड़ है, बर्फ़ है, बारिशें हैं, मैदान हैं, सराह हैं। दुनिया की ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इस मुल्क के अंदर कुदरती तौर पर नहीं है? ज़मीन के नीचे भी खज़ानों से माला माल है, ज़मीन के ऊपर भी खज़ानों से माला माल है। लेकिन बदकिस्मती से इसके बावजूद भी 70-78 साल हो गए, ये इसके हुक्मरान भीख माँग रहे हैं। कभी आपने सुना या तारीख़ में पढ़ा कि पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से निकल गया? कभी आपने देखा कि पाकिस्तान स्टेबल हो गया? कभी आपने किसी दौर में हुक्मरानों से सुना कि अब हम भीख नहीं माँगेंगे? हाँ, ये 70-78 सालों में अगर कोई दौर ऐसा आया जिसमें लगा कि पाकिस्तान की जो तरक्की की रेशियो है, शरह है, वो बढ़ रही है। किसी दौर में अगर ऐसा लगा कि बेरोज़गारी कम हो रही है, सनतें लग रही हैं, रोज़गार में इज़ाफ़ा हो रहा है, महँगाई कम हो रही है, आमदन अच्छी है, लोग अब सुकून से वक़्त गुज़ारना शुरू हो गए, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बहुत अच्छी हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, वो अमन वाले हैं, सूबे तरक्कियाँ कर रहे हैं। अगर आपको किसी दौर में ऐसा लगा, तो आपने देखा होगा कि थोड़े अरसे बाद फिर से कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई दहशतगर्दी होती है, कोई धमाके होते हैं, कोई ड्रोन हमले हो जाते हैं, कोई कुदरती आफ़ातें आ जाती हैं, कोई बारिशें लग जाती हैं कि पाकिस्तान फिर वहीं जाकर खड़ा होता है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। फिर दौड़ दो, भीख माँगो, माफ़िया मतलब मुल्कों से माँगो, मैं माँगने नहीं आया तो बस मुश्किल में हूँ, माँग रहा हूँ। फिर हम उस दौर में आ जाते हैं। फिर कोशिश होती है कि कहीं थोड़ा-सा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है। फिर एक ऐसा धमाका धमाका मीन कि एक ऐसा
सिनेरियो हो जाता है कि फिर पाकिस्तान भीख मांगने के उस लेवल पे आ जाता है। इसकी वजह क्या है? ये माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट यही है हुक्मरानों का, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो एक सरजमीन है, उस बेचारे को तो जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। ये जो हुक्मरान है, इनका माइंडसेट बना हुआ है कि उसने खा लिया, मैं रह गया। उस मेरे पिछले जो हुक्मरान थे, जो डिक्टेटर थे, जो सियासतदान थे, जो मेरे पीछे कोई एसी था, डीसी था, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो करोड़पति बन गया, वो अरबपति बन गया, मैं अपने आप को क्यों पीछे छोड़ूं? तो चल सो चल। और इतना लूटते हैं इसे कि फिर इनके हालात भीख मांगने तक आ जाते हैं, यानी स्टेबल होने ही नहीं देते इस मुल्क को। और स्कीमें, ऐसी ऐसी स्कीमें चलाते हैं और बाद में फ्लॉप करके फिर दोबारा उसी जगह पे खड़े हो जाते हैं। आमदन, पैसों का, पाकिस्तान में पैसे कमाने के इतने लोग इस हुकूमत के पास जराए हैं। कभी टैक्स बढ़ा देती है, कभी पेट्रोल की कीमतें पुराने रेट पे खरीद के तो नई रेट लगा देती है, कभी बिल बढ़ा देते हैं, कभी एनटीएस और जो आईएएस सीएस के वो जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए फीसें लेते हैं, करोड़ों रुपए जमा होते हैं, बाद में वो एग्ज़ाम नहीं होते, टेस्ट नहीं होते, रिश्वत लेते हैं, स्मगल करते हैं। गैर कानूनी इतनी आमदन है इस मुल्क में कि अगर हम वही जमा करते रहें जो 2 नंबर माल, जिन्हीं के चालान काटते हैं एक एक दिन में, करोड़ों के हिसाब से बेतुके गैर कानूनी चालान होते हैं। दवाइयाँ जाली बेच के ज़्यादा कमाते हैं, अद्विया, दुनिया जहाँ की 2 नंबर चीज़ें बेच के ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये अगर खजाने में जाए तो हमें भी कर्जा IMF से लेने की क्या जरूरत है? लेकिन खाते हैं, लूटते हैं। इसलिए लूटते हैं कि पाकिस्तान अगर स्टेबल हो गया तो फिर ये जो हुक्मरान हैं, इनकी वो जो बदमाशी है, वो जो अयाशियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। जब मैं और आप रोज़गार वाले हो जाएंगे, हमारी आमदन ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, सेहतमंद होंगे, असल खुराकें खाएंगे और हम सब सेहतमंद होंगे। पाकिस्तान का जो 80-90% जो आम आदमी है, मजदूर है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, ये दूसरे जो लोग हैं, ये एक सेहतमंद होंगे, तो फिर ये हुक्मरान, ये कैसे हम पे हुकूमत चलाएंगे? ये कैसे दो नंबरियाँ करेंगे? कैसे जुल्म करेंगे? कानून की कैसे खिलाफ वर्जी करेंगे? क्योंकि हर शख्स बोलने की फिर हिम्मत रखता है। फिर यूनिवर्सिटियाँ बेहतर हो जाएंगी, तालीम बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ देखें कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें लूट मार ना हो। तालीम के नाम पे अरबों की करप्शन है, AI के नाम पे खरबों की करप्शन है, इसी तरह से सेहत के नाम देख लें, 2 नंबर चीज़ों के कंट्रोल करने के नाम देख लें। अभी पाकिस्तान में 4 सियासतदान बैठ के एक बात करते हैं कि जी हमने ये वाला प्रोजेक्ट लगाना है, वो अभी लगता नहीं है, उसके उसका बजट पहले मुख्तस हो जाता है। पैसा आता है ना, लूटते हैं ना। तो इसलिए पाकिस्तान को उस भीख से, उस मंगतेपन से नहीं निकलने देते, क्योंकि खुद तो ये इनकी मौजें ही मौजें। अब रही बात सोवरेंटी की, कौन सी सोवरेंटी इनकी, कौन सी खुददारी इनकी, कौन सी वो खुद ये, अब देखा नहीं कैसे सलूट मारते हैं यहूदियों को, कैसे कहते हैं कि आप पूरी दुनिया में अमन का इस्तारा हैं, आपको पीस प्राइज मिलना चाहिए। मतलब आखिर शर्म भी तो कोई बात होती है ना। एक से बढ़ के एक चपरासी, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, सीनियर सीनियर सीनियर, चापलूसियाँ करते 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 ये वहां तक पहुंच जाते हैं जहां से आगे फिर ऊपर अल्लाह ही हाफिज होता है। इनको खौफ शौफ इसलिए नहीं होता कि ये नशे में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बात असल में ये थी कि पाकिस्तान इसलिए भीख मांगता है, एटमी ताकत होने के बावजूद, कुदरती वसाइल होने के बावजूद बेकारी है कि इसके जो हुक्मरान हैं, वो उस गांव के शख्स की तरह खुद को स्टेबल नहीं होने देते इस मुल्क को। भीख में इन्हें फ़ायदा है, खुद छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे दूसरा मुसीबत में आएगा, वो सोचेगा उसे खा लिया मैं भी खा लूँ। इसकी निस्बत जो मुल्क तरक्की करते हैं, ईरान को देखें, कहते हैं ना 6000 साल पुरानी तारीख है उसकी, यही सुनते हैं। तारीख सर्च करिएगा, कितने ईरान के हुक्मरान अरबपति बने हुए हैं, कितने खरबपति बने हुए हैं, कितने बाहर उनकी जायदादें हैं। उनका चपरासी भी उसी लेवल पे और सुप्रीम लीडर भी उसी लेवल पे। उन्होंने अपनी इज्जत कमाई है, बेइज्जती नहीं कमाई, भीख नहीं मांगी। और उसी इज्जत खुददारी की वजह से आज वो पूरी दुनिया उनके ऊपर हमलावर है, सुपर पावर है, उनके ऊपर हमलावर है।
اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. کیوں؟ خوددار ہے. بھیک نہیں مانگی نا، نہ مانگتا ہے. خودداری سے جینے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے. اتنی بڑی جنگ کے باوجود انہوں نے اپنا سپریم لیڈر مقرر کیا. ٹاپ کی جتنی ان کی بیوروکریسی، آرمی، سائنسدان، سیاستدان جتنے سارے مر گئے، پھر بھی سپر پاوروں کے آگے سے جھکا نہیں. اور ادھر ایک فون آ جائے تو ہاتھ پاؤں تو کیا سارا جسم کب کبھی شروع ہو جاتی ہے. خودداری نہیں ہے نا. حرام کھا کھا کے تو وہ پھر جو اللہ پہ یقین ہونے والی بات ہے وہ حلال سے آتا ہے، حرام سے نہیں آتا. زندگی اس کے ہاتھ ہے، موت اس کے ہاتھ ہے، عزت سب سے بڑی چیز ہے. یہ چیزیں تب آتی ہیں شعور میں جب حلال کھایا جاتا ہے، حرام کھانے سے نہیں آتا. اب میرا ایک کوئی ہے جو میرا ولاگ دیکھتا ہے، تھینک یو. ان کا یہ تھا کہ جی دعا سے کریں، تو بات یہ کہ کیا دعا سے کریں؟ جس ملک کے اندر ایسے ظالم حکمران ہوں تو کیا چلیں، پھر بھی دعا ہے، کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے جھوٹے فراڈیے 2 نمبر بے حس ظالم لوگوں سے پناہ دے، ان کی شر سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ملک کو نیک، اچھے، غیرت مند حکمران عطا کرے. اجازت دیں. اللہ حافظ.